स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में देखेंगे 8 क्लास का साइंस चैप्टर 12 है। बाकी सब कंप्लीट हो गया है, ना देखो हो तो प्ले लिस्ट में जाइएगा, एक लाइन से सारा वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए, इसमें बहुत कुछ खास नहीं है, घर्षण बल समझना है और ये क्यों ज़रूरी है उसको समझना है, ठीक है। तो इसे बोर्ड में अगर समझाते तो 5 मिनट में ख़त्म हो जाता है, इसलिए सोचे पूरा बुक से ही पूरा समझा दे रहे हैं क्या क्या इसमें है ना। तो इसलिए बोर्ड में इसको नहीं बता रहे हैं, तो जो जो बोर्ड में जरूरी है उसको बोर्ड में समझा देते हैं, बाकी को पूरा बुक से ही समझा देंगे जिसमें बोर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, है ना। तो चलिए आज शुरू करते हैं। ये घर्षण एक अनिवार्य बल, फ्रिक्शन एंड एसेंशियल फोर्स। हम जहाँ से पढ़ा रहे हैं, अगर चाहते हैं आपके पास भी ये एप्लीकेशन हो, कौन सा, जिसमें ये बुक दिख रहा है मेरा, है ना, ये पूरा बुक दिख रहा है, तो ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा, ठीक है। लिखिएगा JCERT साइंस क्लास 8, है ना, या क्लास 8 JCERT साइंस, बस JCERT लगाइएगा और क्लास 8 मैथ और साइंस दोनों अपलोडेड है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है। एप्लीकेशन भी मिल जाएगा, इसमें पूरा चैप्टर मिल जाएगा और इसका क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएगा, ठीक है। 2 पार्ट में साइंस है, तो दोनों को डाउनलोड कर लीजिए, ठीक। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। घर्षण एक अनिवार्य बल। ये घर्षण क्या होता है थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं, उसके बाद चैप्टर में क्या है उसको समझेंगे, ठीक है। घर्षण जैसे कोई वस्तु है, ऐसा ये वस्तु है, लुढ़क रहा है, ठीक है, ज़मीन पर ये लुढ़क रहा है या चल रहा है, घिस रहा है। तो जब भी 2 सरफेस आपस में टच करता है, तो अगर ये इस डायरेक्शन में गति कर रहा है तो इसका उल्टा डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में एक बल लगता है, उसी को घर्षण बल कहते हैं। और वही घर्षण के बल के कारण वस्तु एक निश्चित दूरी तक जाकर रुक जाता है। जैसे कोई गेंद है, उसको लुढ़का दिए, तो ऐसा थोड़े कि ज़िंदगी भरी लुढ़कते रहेगा, कभी ना कभी थोड़ा दूर जाकर रुकता है ना। तो काहे रुका, कोई तो रोका नहीं है। इससे पहले बल पड़े कि कोई वस्तु को गतिशील करना है तो बल लगाना पड़ता है, या कोई वस्तु गतिशील है उसको रोकना है तो भी बल लगाना पड़ता है। अभी वस्तु गेंद गतिशील था, उसमें कोनो हम बल लगाबे नहीं किया, अरे वो रुक कैसे गया। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि कोनो ना कोनो बल उसको रोक रहा है, कोई ना कोई फोर्स उसको रोक रहा है, भले हमको वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो वही जो कोनो ना कोनो बल रोक रहा है, वही कोनो बलवा को कहते हैं घर्षण बल, ठीक है। तो 2 चीज़ आपस में जहाँ पे टच कर रहा है वहीं पे घर्षण बल लगेगा, और वस्तु जिस दिशा में गति कर रहा है उसका जस्ट विपरीत दिशा में घर्षण लगता है, ठीक है। जैसे साइकिल चला रहे तो पूरा पैडल मार के उसके बाद छोड़ देते हैं तो भी चलने लगता है। तो ऐसे थोड़ी कि ज़िंदगी भर चलते रहेगा, थोड़ा दूर जाएगा कुछ दूर, उसके बाद फिर धीरे धीरे रुक जाता है। तो कौन रोका, तो वही चक्का जो टायर है और ज़मीन टच कर रहा है, तो वहाँ पर घर्षण बल लग रहा था। तो ये घर्षण बल उसको धीरे धीरे धकेल के कम करता है, फिर धीरे धीरे अंतिम स्थिति में उसको पूरी तरह से रोक देता है, ठीक है। तो वही घर्षण बल है, उसी को पूरा विस्तार से इस चैप्टर में पूरा समझना है, ठीक। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि फर्श पर लुढ़कती गेंद एक समय पश्चात रुक क्यों जाती है? तो ये बताइए क्यों रुकती है। घर्षण है। केवल गेंद ही नहीं, कोई भी वस्तु जब किसी अन्य वस्तु के पृष्ठ पर गति कर रही होती तो कुछ समय बाद उसकी गति और मंद हो जाती है, अंततः रुक जाती है। यानी कि रुक धीरे धीरे कम होता है, उससे धीरे धीरे वो रुक जाता है। परंतु किसी चिकने तथा गीले सरफेस पर चलना कठिन हो जाता है। लेकिन एकदम चिकन सरफेस है तो बहुत दूर तक जल्दी नहीं रुकेगा, है ना। और गीला सरफेस है तो वहाँ भी चलना कठिन है, वहाँ जल्दी नहीं रुकता है ना, फिसल जाते हैं। देख रहे हैं ऐसा क्यों फिसलते हैं, देखिए फिसल के गिर गया बेचारा, देख रहे पैर हाथ टूट गया हुआ है। तो ऐसा चिकना सतह है या गीला फर्श है तो फिसल जाते, दर दर आके यार गिर जाते, पटका जाते हैं। ये क्यों होता है, यही सब समझेंगे, ठीक है। आइए एक क्रियाकलाप द्वारा इसे जानने का प्रयास करते हैं। तो चलिए क्रियाकलाप करते हैं। क्या होता है घर्षण समझ में आ जाएगा। किसी वस्तु जैसे ईंट, डस्टर, पेंसिल, बॉक्स, किताब आदि को समतल सतह पर धकेलिए। धकेलना बबुआ है। क्या आप क्या अनुभव कर रहे हैं, तो धकेलेंगे तो थोड़ा सा कुछ अनुभव होगा। इसी क्रिया को दूसरी दिशा में दोहराइए। क्या यह वस्तु कुछ दूरी तय करने के बाद रुक जाती है? हाँ, तो कोई भी चीज़ को घसका दिए तो बल लगा रहे हैं, घसका रहे हैं तो कुछ ताकत लगेगा, कुछ जोर लगाना पड़ेगा, है ना।
कुछ अनुभव होगा, ताकत का अनुभव होगा कि हाँ उसको धकेलेंगे तब, खाली छूले रहेंगे तो थोड़े होगा, उसको थोड़ा पुश करना होगा या पुल खींचना या धकेलना होगा तो ताकत थोड़ा लगेगा। उसके बाद जब ये घसक गया ऐसा तो कुछ दूर जाके वो रुक जाएगा, ऐसा नहीं कि हमेशा चलते रहेगा। आप सोचिए ऐसा क्यों होता है, मतलब काहे को रुक जाती है? क्या कुछ ऐसा है जो उन्हें रोकने के लिए बाध्य करता है, यानी कुछ ऐसा चीज़ है जो उसको रोकने पर मजबूर कर रहा है? तो जी बिल्कुल है, वही वाला को घर्षण कहते हैं। हाँ, जब कोई बल किसी दूसरे वस्तु की सतह पर अवस्थित वस्तु को गति प्रदान करने के लिए लगाई जाती है तो उस बल के विपरीत लगने वाला बल को घर्षण बल कहते हैं। यानी कोई वस्तु गति कर रहा है इस डायरेक्शन में, इसका उल्टा डायरेक्शन में जो लग रहा है फोर्स बल, वही वाला घर्षण बल है जो हमको नहीं दिखाई देता, उसी के कारण वस्तु रुक जाता है। ठीक, या उसी कारण कोई रुकल वस्तु है तो उसको धकेलना हो तो थोड़ा जोर लगता है, ताकत लगता है घर्षण के कारण, क्या वो रोकले है। अब कोई भी चीज़ जैसे हम इधर से कोनो को ढकेल रहे हैं, आप उधर से ढकेलिएगा तो ताकत तो लगबे करेगा, है ना। हाँ, तो वैसे ही आए वैसे ही। हाँ, ये घास का उसका देख लीजिए, इसे देख रहे हैं, घास का आ रहा है, ढकेल रहा है। हाँ। यदि आप दाईं दिशा में बल लगाते हैं तो दोनों वस्तुओं के सतहों के बीच घर्षण के कारण बाईं दिशा में घर्षण बल कार्य करता है। समझ में आ रहा है ना, जिधर बल लग रहा उधर जा रहा वस्तु तो इसका उल्टा, दायां तो बायां, बायां तो दाएं ऐसा। अगर बाईं दिशा में बल लगाते हैं तो घर्षण बल दाईं दिशा में कार्य करती है। दोनों ही स्थिति में घर्षण बल कार्य करती है तथा आरोपित बल का विरोध करती है ना। यानी दोनों स्थिति में, चाहे आप पूरब की तरफ यानी दायां तरफ धकेलिए कि बायां तरफ धकेलिए, दोनों स्थिति में बल लगेगा और दोनों स्थिति में जो बल लग रहा है घर्षण बल, वो आपका विरोध करेगा, मतलब चलने नहीं देना चाहता, इसलिए जोर लगता है, ताकत लगता है ना, उसको रोकने का प्रयास करता है घर्षण बल। उपरोक्त क्रियाकलाप में घर्षण बल वस्तु तथा फर्श के पृष्ठ के बीच कार्य करता है। क्या सभी पृष्ठों पर समान घर्षण बल लगता है? मतलब सब सरफेस में क्या घर्षण एक समान होता है? तो नहीं होता है बाबू। है चिकन सरफेस है तो घर्षण बल बहुत कम होता है, इसलिए दर 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 चलते रहता वहाँ, है जल्दी नहीं रुकता है। और उबड़ खाबड़ है तो बहुत जोर घर्षण बल है, इसलिए उबड़ खाबड़ में गेंद को लूट के इतना निकुंज जाएगा, रुक जाएगा। लेकिन चिकन सरफेस में थोड़ा दूर जाएगा, बहुत दूर जाएगा। है क्या यह पृष्ठों के चिकनेपन पर निर्भर करता है? बिल्कुल करता है। आइए इस क्रियाकलाप को जानने का प्रयास करें, इस क्रियाकलाप से फिर इसको जानते हैं। ठीक है, चलिए। घर्षण को प्रभावित करने वाला कारक क्रियाकलाप करना है। किसी ईंट के किसी ईंट के चारों ओर एक डोरी बांधी है, डोरा बांध देना किसी ईंट के चारों ओर, है ना। पहले बचपन में गाड़ी चलाते थे सर, ईंट में डोरी बांध के घिसिया ले चलते थे, रास्ता पूरा बना देते थे, वैसे करना है। ईंट को कमानीदार तूला द्वारा खींचिए, उसको फिर खींचना है। आपको कुछ बल लगाना पड़ता है। जैसे ही ईंट गति करना प्रारंभ करे, कमानीदार तूला का पठन नोट कीजिए, इससे आपको घर्षण बल की माप प्राप्त होगा जो ईंट तथा फर्श के बीच कार्यरत है। तो देखिए क्या करने बोल रहा है, ये देखिए दिख रहा है, ईंटा को बांध दी रस्सी में, रस्सी में ईंटा को ये बांध के और इसको खींच रहा है। और इसमें कमानीदार तूला है, माने कितना जोर लग रहा है ये यहाँ पे दिखा रहा है ना। तो शुरू में ज़्यादा जोर लगेगी, जब गति कर लेगा ना उसके बाद फिर कम जोर लगेगा, माने कम बल लगेगा। ठीक है, तो यही घर्षण बल को समझाता है। अब ईंट को पॉलीथीन लपेट कर, अब ईंट पर पॉलीथीन लपेटिए और क्रियाकलाप उधर। अब ईंट को हम पॉलीथीन लपेट लेना, तो पॉलीथीन लपेटने से क्या होगा, तनिक कमे बल लगेगा और घिसिया आ जाएगा। है हाँ, क्या उपरोक्त तो दोनों स्थिति में कमानीदार तूला के पाठ्यांकों में अंतर आता है? तो जी बिल्कुल अंतर आता है, क्योंकि प्लास्टिक लगा दिए तो थोड़ा चिकन हो गया तो जल्दी खिंचा जाता है। इस अंतर का क्या कारण है? ईंट पर जूट या मलमल का टुकड़ा लपेट कर इस क्रियाकलाप को, फिर जूट यानी सूतरी बोरा उसको बांध के तो जल्दी नहीं होगा, है ना। प्लास्टिक वाला में जल्दी होगा। इन तीनों स्थितियों में संपर्कित पृष्ठों की प्रकृति बदल जाती है, अतः कार्यरत घर्षण बल का मान अलग अलग हो जाता है ना। बिना कुछ लगाए करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा ताकत लगेगा, बोरा उरा में हमको लगता है उसमें भी थोड़ा सा लगेगा, लेकिन प्लास्टिक में कम लगेगा। ठीक है, घर्षण संपर्क पृष्ठ की अनियमितता के कारण होता है। दो वस्तुओं के पृष्ठों की अनियमितता एक दूसरे के भीतर धंस जाती है, जिसके कारण उनमें अंतःबंधन उत्पन्न होती है। इस अंतःबंधन को पार करने के लिए कुछ बल लगाना पड़ता है जो घर्षण का कारण है। तो कोई भी दो वस्तु है बाबू,
उबड़ खाबड़ वस्तु है तो माने उसमें वो वस्तु जो है एकदम घुस गया, तो इसलिए घसकेगा नहीं जल्दी, उसमें ज़्यादा ताकत लगेगा। और चिकन है तो बहुत कम, हल्का सा अपना चिकन है तो आराम से हल्का सा भी बल लगाएंगे तो चल जाएगा, ठीक है। तो एक अंतः बंधन इंटरलॉकिंग फोर्स मतलब लग जाता है, जिससे कि लॉक हो जाता है। जैसे कहीं पे गढ़ा रहेगा, जैसे ऐसा सरफेस है, ये गढ़ा डिब्बा, तो गढ़वा में कोनो वस्तु अगर रख देंगे तो लॉक हो गया, इधर से भी लॉक हो गया, इधर से भी, तो नहीं चलेगा। और यहाँ ऊपर ऊंच में रखेंगे तो तनी को ढक लेंगे, लुढ़क जाएगा, है। तो वही लॉक हो जाता है उबड़ खाबड़ में ज़्यादा लॉक हो जाता है। घर्षण का दूसरा कारण दोनों के पृष्ठ पर स्थित परस्पर आकर्षण बल होते हैं। रुखड़े सतहों पर ये अंततः बंधन अनियमितताएं अधिक होता है, जिस कारण इन सतह के बीच घर्षण अधिक होता है। यानी उबड़ खाबड़ ऐसा रहे तो घर्षण अधिक होगा, क्या कि कोई ये वस्तु इसमें घुस जाएगा, दोनों तरफ से दबा दिया तो कहाँ से घस के गए, दिक्कत होगा। अब देखिए कमानी दार तुला का है, थोड़ा सा देख लेते हैं। कमानी दार तुला वह तंत्र है जिसके द्वारा किसी वस्तु को लगने वाले बल की माप को मापा जाता है। ये तुला माने तौलने वाला है, कोई बल को नापने के लिए। इसमें एक कुंडली कमानी होता है जिससे बल लगाने पर इसका फैलाव होता है। कमानी के इस फैलाव को माप इसके आंशिक पैमाने पर चलने वाले संकेतों द्वारा किया जाता है। पैमानों को पाठ्यांक द्वारा बल का परिमाण मिलता है। तो वही ऐसा करके तौलने वाला होता है ना, जैसे स्प्रिंग वाला, तो वही वाला है तुल, ठीक है। देखिए ऐसा कोई चीज़ को टांग के और तौलते हैं कितना है, इस प्रकार हम कह सकते हैं। अब क्या कह सकते हैं बाबू, कह सकते हैं ना कि घर्षण के मुख्य रूप से दो कारक होते हैं। क्या कारक कह सकते हैं, दो कारक। कौन कौन, सतह एवं वस्तु के संपर्क वाली पृष्ठ की प्रकृति पर, यानी सतह जो है जहाँ टकरा रहा है उसका प्रकृति कैसे, उबड़ खाबड़ है कि चिकन है, उस पर निर्भर करेगा। और दूसरा वस्तु के भार पर भी निर्भर करेगा। अब एकदम चिकन जैसे कांच है, उतना चिकन पूरा कांच जो चिकन रहता है पूरा चिकना, अब उसमें रख देंगे बड़का को पत्थर, अब कहेंगे चिकन है कह के लुढ़कने लगे आपने, तो नहीं ना लुढ़केगा, है कतनो चिकन रहने से। तो वजन पे भी डिपेंड करेगा, वस्तु का भार, बहुत ज़्यादा भार है तो फिर बहुत ज़्यादा ताकत लगाना पड़ेगा, नहीं जल्दी नहीं घसकेगा। और जल्दी नहीं घसक रहा है इसका मतलब घर्षण बल बहुत जोर है। घर्षण बल क्या है, बहुत ज़्यादा है, इसलिए नहीं घसकेगा जल्दी। और घर्षण बल कम है माने लुढ़क जाएगा तुरंत, तनी को ढक लेंगे उड़िया जाएगा, है। तो दो चीज़ पे डिपेंड करता है घर्षण बल, किस पर बाबू, तो सतह, दो सतह जहाँ पे टकरा रहा है उस सतह कैसा है, उबड़ खाबड़ है कि चिकन है, उस पर डिपेंड करेगा। उबड़ खाबड़ है तो बहुत घर्षण माने ताकत बहुत लगाना होगा इधर उधर करने में। और क्या, किस पर, वजन पर। भारी वस्तु है तो चिकनों जगह में रहेगा तो फिर जल्दी इधर उधर नहीं होगा, घर्षण बल उसका बहुत ज़्यादा होगा, ठीक। क्रियाकलाप, फिर से देखिए क्रियाकलाप पे बहुत रहता है बड़ा। आवश्यक सामग्री, दो एक समान गेंद लेना है, ठीक है। दोनों गेंदों को, पहला गेंद सीमेंट से बने चिकनी सतह पर फेंकिए, दूसरे गेंद को भी समान बल पर सीमेंट पर बनी रूखड़ी सतह पर फेंकिए। क्या दोनों द्वारा तय की गई दूरी एक समान होगा, तो नहीं होगा। जो चिकन सरफेस में फेंके वो ज़्यादा दूर जाएगा, और जो उबड़ खाबड़ में फेंके रूखड़ी तो थोड़ा ही दूर जाकर रुक जाएगा, है। आपने देखा कि चिकनी सतह पर फेंकी गई वस्तु अधिक दूरी तय करती है, बिल्कुल अधिक दूरी तय करेगी, है। क्या आप इसका कारण बता सकते हैं, तो वही कारण है। क्या कारण है कि चिकन सतह है तो घर्षण बल कम लग रहा है, इसलिए लुढ़कते चला जा रहा है। और उबड़ खाबड़ है तो फिर घर्षण बहुत जोर लग रहा है, तुरंत रोक दे रहा है उसको, है ना। सीमेंट की चिकनी सतह पर गेंद का घर्षण कम होने के कारण गेंद ज़्यादा दूरी तय करती है। सीमेंट की रूखड़ी सतह पर गेंद का घर्षण अधिक होने के कारण अधिक दूरी तय करती है ना। तो गेंद का घर्षण जो है कम होने के कारण, रूखड़ी सतह पर गेंद का घर्षण अधिक होने के कारण कम दूरी तय करती है। मतलब घर्षण बहुत ज़्यादा है तो तुरंत रुक गया, और घर्षण नहीं है तो फिर फिसलते चला जा रहा है, ठीक है। उल्टा इसमें होता है, ऐसा नहीं सोचिए कि घर्षण बढ़ गया तो गति जग करेगा ना, घर्षण बढ़ गया तो जल्दी रुकेगा, और घर्षण कम हुआ तो फिर वो चलते रहेगा, ठीक। वस्तु का भार का प्रभाव, भार का कैसे, सरफेस तो समझ में आ गया कि चिकन सरफेस तो ज़्यादा घर्षण, और उबड़ खाबड़ सरफेस तो कम घर्षण। अब भार पर कैसे डिपेंड कर, वजन पर कैसे, उसको देखते हैं। आवश्यक सामग्री, इसका क्रियाकलाप करने के लिए आपको ज़मीन पर एक पुस्तक रखिए और उससे धक्का यानी बल लगाइए। उस बॉक्स के ऊपर एक पुस्तक और रख दीजिए, फिर धक्का लगाइए। फिर उसके ऊपर कुछ और पुस्तक रखिए, फिर धक्का लगाइए। तो जितना ज़्यादा पुस्तक होगा, जितना भारी होगा, उतना ज़्यादा ताकत लगाना होगा, है। देखिए ये छौगा, देखिए कर एगो किताब को ढकला तो गनगना के घिस ज़्यादा होगी, इसको धकेल के दूगो में भी आराम से कर ले, इतना लाद दिया तो एकदम जोर लगा रही जोर से,
है, हुमच की ताकत लग रहा है, समझ रहे हैं। तो बहुत अधिक बल लगाना पड़ जाएगा, बहुत वजन हो जाता है। आपने क्या अनुभव किया, वस्तु का वजन बढ़ाने पर उस पर लगने वाला घर्षण बल मान बढ़ जाता है, यानी वजन बढ़ता है तो घर्षण बढ़ जाता है, इसलिए ताकत बहुत लगेगा उसको घसकाने में। क्या ऐसी स्थिति हमें ढलान पर देखने को मिलती है? ढलान वाले सतह पर घर्षण बल कम हो जाता है या बढ़ जाता है? हाँ, लेकिन उल्टा इसका देखिए, अगर ढलान सरफेस है ऐसा, तब वजन बढ़ने से क्या होगा, चिकन ऐसा सतह है, समतल सतह है, तब तो वजन बढ़ने पर घर्षण बढ़ जाएगा, माने ताकत बहुत लगेगा उसको घसकाने में। लेकिन ऐसा ढलान है जिसमें जितना वजन बढ़ाइएगा ना उतना घर्षण कम हो जाता है। ऐसा ढलान वैसे बहुत भारी है तो गनगना के नीचे गिर जाएगा, सट से, और हल्का है तो धीरे धीरे नीचे गिरेगा। मतलब समझ में आ रहा है कि भारी वस्तु का यहाँ घर्षण कम हो जाएगा ढलान में, और हल्का वस्तु है तो घर्षण ज़्यादा, इसलिए धीरे धीरे, ठीक है। तो यहाँ ढलान में उल्टा हो जाता है। ढलान पर प्रभाव देखते हैं। एक टेबल पर ईंटों के सहारे एक अन्य दूसरे सामान से सहारे लकड़ी की तख्त या कार्डबोर्ड का उपयोग कर समतल सतह बनाइए। सतह बनाना, समतल सतह के एक निश्चित बिंदु पर से पेंसिल सेल को लुढ़काइए। पेंसिल को लुढ़काना है, समतल रहेगा तो धीरे धीरे लुढ़केगा। अब इसको ढलान फिर बना देना है। सेल द्वारा टेबल पर तय की गई दूरी को नोट कीजिए। अब ये लुढ़केगा, ऐसे पेंसिल रख दी तो लुढ़केगा है, तो उसको कतई दूर तक लुढ़का उसको नोट करना है, नापना है। अब समतल सतह को ढलान को बढ़ा दीजिए। उसको ढलान माने इसे तिरछा कर दिए, ढलान बढ़ जाएगा। अब तिरछा करिएगा तो गनगना के बहुत दूर चल जाएगा, चलेगा कि नहीं? मतलब क्या हुआ, ढलान बढ़ गया तो घर्षण कम, इसलिए बहुत दूर जाएगा, और ढलान कम है तो घर्षण ज़्यादा रहेगा। है समझ में? अच्छा, आगे क्या करना है, आप देखेंगे कि सेल द्वारा खाली टेबल पर तय की दूरी अधिक होता है, माने ये जो है ढलान वाला अधिक होता है टेबल वाला से, खाली टेबल जो है उससे। अब टेबल पर बालू की परत, पतली परत बिछा दीजिए। अब बालू बिछा देना, उसके बाद लुढ़काना है पेंसिलिया को, तब तनिए को लुढ़केगा या एक को नहीं लुढ़केगा, बालू बिछा देंगे हैं। बालू की पतली परत बिछाने से सेल द्वारा तय की गई दूरी और हट जाती है। अतः इससे यह निष्कर्ष निकलता है किसी वस्तु द्वारा तय की गई जिस सतह पर वह चलता है उस प्रकृति तथा ढलान पर निर्भर करता है। तो उस पर इससे क्या समझ में आ रहा है, बालू दिए तो जमे नहीं लुढ़का, ढलान कर दिए तो बहुत जोर लुढ़का, समतल रहने दिए तो कम लुढ़का। मतलब क्या पता चल रहा है कि कोई वस्तु का घर्षण जो है उसके ढलान पर भी निर्भर करता है, उसके सतह कैसा है, उसके प्रकृति पर भी निर्भर करता है, हैं? हाँ, सोचिए कौन सा कार्य आसान है। अब सोचने बोल रहा है कौन काम आसान है, सोचिए तो कौन सा काम आसान है। किसी रुकी हुई वस्तु को गतिशील करना या गतिशील वस्तु को उसी दिशा में सरकाना, कौन आसान है? किसमें बल कम लगेगा? एगो है कि रुकल वस्तु है उसको गति कराना है, या एगो वस्तु चल रहा है और उसको उसी दिशा में और चलाना है, तो किसमें ज़्यादा ताकत लगेगा? तो ताकत जैसे ज़्यादा रुकल वाला में लगेगा। रुकल वाला में घसकाने दिक्कत होता है ना, उसके बाद एक बार चल गया तो फिर उसको हल्कों से मार दीजिए तो चलने लगेगा, है ना। मतलब कौन आसान है? चलती हुई वस्तु को गति कराना आसान है उसी दिशा में, लेकिन रुकल वस्तु है तो उसको थोड़ा ज़्यादा ताकत लगेगा, है ना। ऐसे आप देखिए ना, साइकिल चलाते होंगे तो शुरू जब बैठते होंगे तो एकदम जोर से पैडल मारना पड़ता है, उसके बाद फिर एक बार चल दिया, उसके बाद तो फिर आराम से बिना पैडलों को कुछ दूर चल जाता है, ठीक है। क्योंकि एक बार चल गया, गतिशील हो गया, यानी घर्षण कम हो गया। जब रुकल है, ठहरल है, तो घर्षण बहुत ज़्यादा हो रहता है उसमें, है ना। क्या होता है स्थैतिक एवं संपर्क घर्षण, सर्पिक घर्षण, है ना। तो अब स्थैतिक और सर्पिक घर्षण समझते हैं। स्थैतिक घर्षण बोलते हैं बाबू, जब कोई वस्तु रुकल है ना उस समय जो घर्षण लग रहा है उसको स्थैतिक यानी स्थितिक यानी रुकल वाला, और सर्पिक घर्षण जो चल रहा है उसमें घर्षण, तो सर्पिक घर्षण कम होता है ना। किसी रुकी हुई वस्तु को विराम से गति अवस्था में लगाने के लिए घर्षण को समाप्त करने तक वस्तु पर लगाया जाने वाला बल स्थैतिक घर्षण की माप होती है। तो कोई रुकल वस्तु है उसको चलाने के लिए जितना हम बल लगा रहे हैं उसी बल को
एस्थेटिक घर्षण कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्थैतिक घर्षण। कौन सा बल को? तो कोई वस्तु रुकल है, ठहरल है, थमा हुआ, मतलब एकदम रुकल है, तो उसको शुरू में धकेल जो रहे हैं उसको बल गति कराने के लिए, तो वहाँ पे जो ताकत लगाना पड़ रहा है वही वाला ताकतवा को, वही बल को स्थैतिक बल कहते हैं, स्थितिक घर्षण बल कहते हैं। ठीक। उसके बाद एक बार गतिशील जब हो गया, उसको फिर से उसी दिशा में गति कराते रहना है उसके बाद भी, तो वहाँ पे जो फोर्स लग रहा है उसको सर्पिक घर्षण कहते हैं। ठीक। हाँ, कहाँ गया? हाँ, विपरीत। किसी वस्तु को उसी चाल से गतिशील बनाए रखने के लिए आवश्यक बल उसकी सर्पी घर्षण क्या माप होता है। जब वस्तु सरकना आरंभ कर देता है तो उसके पृष्ठ के संपर्क बिंदुओं को उतना समय नहीं मिल पाता कि वो फर्श के संपर्क बिंदुओं में धंस सके, अतः सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कुछ कम होता है। माने जो चल रहा है वैसा वाला जो बल है, जो पहले गतिशील हो गया उसके बाद जो उसको गतिशील कराने के लिए बल लगेगा वो कम लगेगा, उसमें घर्षण कम होता है। क्योंकि चलिए रहा है, लुढ़किए रहा है, तो उसमें और तन्नी को खाली जोर लगा देंगे तो लुढ़कते रहेगा, तो बल उसमें कम लग रहा है, घर्षण बल, इसलिए उसको हल्का बल में भी गतिशील करा सकते हैं। लेकिन शुरू जब रुकल है बाबू तो उसमें बहुत ज़्यादा घर्षण बल है, इसलिए उसमें शुरू ज़्यादा ताकत लगाना पड़ेगा। तो शुरू जो रुकल वाला बल लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं? स्थितिक बल। और जो गतिशील है वहाँ बल लगा रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? सर्पिक बल। तो स्थितिक बल सर्पिक बल से हमेशा ज़्यादा होता है, यानी सर्पिक घर्षण स्थितिक घर्षण से, सर्पी घर्षण स्थितिक घर्षण से कम होता है। स्थिति यानी रुकल वाला ज़्यादा होता है, सर्पी वाला कम होता है। ठीक। जैसे साइकिल में शुरू में ताकत बहुत लगा, उसके बाद एक बार चल गया तो फिर हल्का सा पैडल मारते रहिए, आराम से चलते रहेगा। तो शुरू जो पैडल मार रहे चलाने के लिए साइकिल को, वो हो गया स्थितिक घर्षण, और जब बाद में तनी तनी मार रहे हैं चलल बाद तो उसको बोलते हैं सर्पी घर्षण। आए बस में कोई दिक्कत नहीं, तो आगे बढ़ जाते हैं। घर्षण जो है ना बाबू हानिकारक भी है लेकिन अनिवार्य भी है, जरूरी भी है। घर्षण हानिकारक परंतु अनिवार्य। समझते हैं कैसे? हानिकारक कैसे, जरूरी कैसे, समझते हैं। वर्षा के दिनों में कई बार कीचड़ वाली पगडंडी पे चलते हुए फिसल कर गिर जाते हैं। होता है ऐसा, बारिश के दिनों में फिसल के गिर जाते हैं बहुत बार। क्यों होता है ऐसा? सतह चिकनी होने के कारण गीली सतह पर घर्षण बल कम हो जाता है। सतह चिकना हो गया तो घर्षण बल कम, यानी पैरवा रखते दरदरा के पिछड़ जाते हैं और पटका जाते हैं मुंह के भरे या गतरे भरे पीछे राहुल ले है ना, तो घर्षण कम हो गया तो दरदरा के पिछड़ गए, मतलब घर्षण कम हुआ तो गति हो गई पैर का, जिस कारण लोग फिसल कर गिर जाते हैं। इसी प्रकार पानी से भरे गिलास को के बाहरी दीवार में तेल की पतली परत लगी हो तो उसे उठाने पर वो फिसल कर गिर जाता है। हाँ, इस तरह जैसे पानी भरल है गिलास में, चिकन गिलास है कांच का, अब बाहर तेल है, थोड़ा तेल लगल है तो उसको उठाइए फिसल जाएगा। तेल में क्या होता है? फिसल जाता है। मतलब क्या समझ में आ रहा है? जरा सोचिए, अगर घर्षण ना हो तो क्या हो, तो क्या समझ में आ रही है? जो तेलवा से फिसल जाता है तो क्या समझ में आ रहा है? तेलवा भी घर्षण को कम कर देता है। तेल का करता है? घर्षण को कम कर देता है, इसलिए फिसल जाता है। और गीला सरफेस चिकन वाला वो भी घर्षण को कम कर देता है, इसलिए दरदरा के पिछड़ जाते हैं। ठीक है, जरा सोचिए। अब कह रहा है सोचने, सोच बाबू, क्या सोचना है? अगर घर्षण ना हो तो क्या गिलास को पकड़े रखना संभव है? तो घर्षण कम हो गया तो गिलसवा गिर गया। अब घर्षण अगर जमे नहीं रहता तो क्या गिलसवा को हम उठाने सकते? नहीं उठाने सकते, पकड़ने नहीं सकते, इसीलिए घर्षण जरूरी है। घर्षण नहीं रहता तो फिसल के गिर जाता है, उसको धर नहीं सकते। थोड़ा सा तेल लग गया तो फिसल गया है। जैसे साबुन का भी, या हाथ भी साबुन उबुन से अगर हाथ को कर दीजिए उसके बाद कोई चीज़ उठाए फिसल जाता है, चिकना चीज़ है तो मतलब घर्षण खत्म कम हो जाता है। तो घर्षण जमे नहीं रहेगा तो फिर तो और समस्या हो जाएगा है। मतलब क्या समझ में आ रहा है कि घर्षण तो नुकसान कर रहा है। जैसे चिकन उकन हाथ होल है, साबुन में लगा कर कोनो गिलास को अचानक उठा दिए फिसल के गिर जाएगा तो गिलास फूट गया, तो नुकसान तो कर रहा है। यहाँ पे बरसतवा में फिसल के गिर गए, यहाँ पे हानिकारक होगा, नुकसान है, लेकिन फिर भी जरूरी है। अगर नहीं घर्षण रहता तो हम खड़ों नहीं रहने सकते जमीन में।
हैं, घर्षण नहीं रहता तो का खड़ो नहीं रह सकते, फिसल के हमेशा गिरते रहते, फंस बहुत माने चल नहीं ना सकते। ठीक है, तो घर्षण जरूरी है। घर्षण ना हो तो पेन और पेंसिल से लिख नहीं सकते, घर्षण नहीं तो लिख ही नहीं सकते। जो लिख रहे हैं घर्षण नहीं कारण लिखा रहा है, घर्षण नहीं रहेगा तो फिसल जाएगा तो नहीं लिखाएगा है। ऐसे इसमें लिखाएगा मतलब कॉपी में नहीं लिखाएगा है ना, वो पेन से। जब आपके शिक्षक श्यामपाठ पर रुखड़े पृष्ठ पर चौक से लिखते हैं तो चौक में कुछ कणों में श्यामपाठ को रगड़ रुखड़ा सतह पर उतार देता है, जो श्यामपट्ट से चिपक जाता है। इसी प्रकार लिखावट दिखाई देती है। यदि सड़क पर वाहनों की टायरों के बीच घर्षण बल ना होता तो उन वाहनों को ना तो गति प्रारंभ की जा सकती, ना ही उन्हें रोका जा सकता था, और ना ही दिशा परिवर्तन। तो घर्षण के कारण ही बोर्डवा में लिखा था ऐसे चौक से ना, क्या चौकवा झर के और बोर्डवा में चिपक जाता है, वही वाला दिखता है हमको। उसी तरह घर्षण के कारण ही उस साइकिल या गाड़ी सब जो चल रहा है रोड पर, वो घर्षण के कारण ही है। घर्षण नहीं रहता तो ना चल नहीं सकता, ना हम रोक सकते थे। एक बार चल जाता तो फिर घर्षण अगर नहीं रहता तो रोक नहीं सकते, कतनो ब्रेक मारने या इधर उधर घुमा भी नहीं सकते थे हैंडल है, घर्षण नहीं रहता था। ठीक, तो घर्षण जरूरी है बाबू, समझ में आ रहा है? हाँ समझ में आ रहा है। यदि किसी वस्तु को गतिमान कर दिया जाए तो वह कभी नहीं रुकेगी यदि वहाँ घर्षण बल ना हो। है, कोई वस्तु गति एक बार कर गया और वहाँ घर्षण नहीं तो जिंदगी भर नहीं रुकेगा, इसलिए घर्षण जरूरी है। ठीक, आप धागे में गांठ नहीं बांध पाएंगे, घर्षण नहीं रहेगा तो धागा में गेंठ जो बांधते हैं वो भी नहीं बांध सकते। ठीक है, घर्षण को बिना कोई भवन निर्माण नहीं होगा, घर्षण के बिना कोई घरों निर्माण नहीं होगा। है, ईंटुआ डालेंगे और घर्षण नहीं रहेगा तो रुकबे नहीं करेगा, ईंटुआ चलने लगेगा, ले भवन कैसे बनेगा। इसके विपरीत घर्षण हानिकारक भी है। अभी तक तो समझे हैं घर्षण लाभदायक है बाबू, अच्छा है। घर्षण नहीं रहेगा तो फिर गिरते रहेंगे, फिसलते रहते, ना चल सकते, ना उठ सकते, ना बैठ सकते हैं, ना घर बना सकते, ना साइकिल गाड़ी चला सकते हैं। अब हानिकारक कैसे है? घर्षण के कारण वस्तु घिस जाती है, जैसे पेंच, बॉल, बैरिंग और जूते का सोल। घर्षण के कारण जूता का सोल चिकन हो जाता है, पेंच, बैरिंग, बॉल बैरिंग, नट बोल्ट सब घिस जाता है, चिकना जाता है ना। आपने गाड़ियों में, साइकिलों में घिसे पीटे टायरों को देखा होगा, घिसल टायर देखे होगा। घर्षण से ऊष्मा भी उत्पन्न होता है। कुछ मिनट तक अपनी हथेलियों को तेजी से एक दूसरे के ऊपर रगड़िएगा तेजी से, तो गर्म हो जाता है। मैंने घर्षण से क्या हो रहा है, निकलता है ना, हीट भी निकलता है। इसलिए वह सरफेस जो है घर्षण से सोल वोल टायर घिस जाता है। आप क्या अनुभव करते, गर्म हो जाते। जब आप माचिस की तिल्ली को किसी रुखड़े सतह पर रगड़ते हैं तो आग पकड़ लेते हैं। माचिस की तिल्ली पर रगड़ेंगे आग पकड़ लेंगे। आपने बस में सफ़र करते हुए देखा होगा कि इंजन गर्म हो जाता है, तब रेडिएटर में पानी डालते हैं। इंजन गर्म हो जाता है तो रेडिएटर में पानी डालते हैं ना, बस में या फिर कोई और भी कोई गाड़ी में या जनरेटर में पानी डालते हैं। आप ऐसे बहुत से उदाहरण दे सकते हैं जिसमें घर्षण द्वारा ऊष्मा उत्पन्न होती है। मशीनों के चलने से घर्षण द्वारा ऊष्मा उत्पन्न होती है। मशीन चल रहा है तो वहाँ भी घर्षण के कारण ऊष्मा गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है ना, और अत्यधिक ऊर्जा नष्ट हो जाता है। आप जानते ही हैं कि घर्षण बल दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण परिक्रम है। कुछ मामलों में घर्षण बल उपयोगी है जो आवश्यक है, परंतु कुछ मामलों में हानिकारक भी है जिसे हम कम करना चाहते हैं। घर्षण बल के कारण यंत्रों में ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिससे टायर व मशीन गर्म हो जाती है, घिस जाती है, जिससे मशीन की कार्य क्षमता घट जाती है। तो नुकसान भी करता है, घिसने से गर्म हो जाता है टायर, मशीन गर्म हो जाती है, टायर घिस जाती है। ठीक है, नट बोल्ट घिस जाता है, मशीन का काम करने का क्षमता घट जाता है। लेकिन ज़रूरी है बाबू, है क्या आप अपने दैनिक जीवन की कुछ घटनाएं बता सकते हैं जहाँ घर्षण लाभदायक है, कहाँ कहाँ घर्षण से फायदा होता है, अब बताइएगा। ठीक है, हाँ, घर्षण बल लाभदायक कहाँ कहाँ है, चलिए हम बता दे रहे हैं आप। घर्षण बल बिना फिसले चलने में सहायता करता है। बिना फिसले माने चल पा रहे जो जमीन में बिना फिसले, घर्षण के कारण, घर्षण नहीं रहेगा दर पिछड़ेंगे ना। सभी तरह के वाहन घर्षण बल के कारण ही बिना फिसले नियंत्रित में रहते हैं। अब घर्षण बल इसलिए को सब तरह का गाड़ी भी है जो बिना
फिसले, नियंत्रण एकदम रहता है, यानी बढ़िया से चलता है। घर्षण रहता तो चलाते उन्हें चल जाता इन्हें, माने अंदाजी फिसलते चलता है। जैसे अथी देखे चढ़े होंगे कभी, ये क्या बोलते हैं ऐसे का ब्रेक डांस बोलते हैं, अंदाजी धुनाते रहते इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर घर्षण एकदम कम कर दिया जाता है वहाँ। इस बल के कारण ही हम वस्तु को हाथ में पकड़, कोई वस्तु पकड़ सकते हैं। घर्षण नहीं रहता तो इसको नहीं पकड़ सकते, ये गिर जाता, ले फिसल जाता। ठीक, हाँ आगे देखते हैं। देखिए घर्षण के कारण दीवार पर कील गाड़ पाते हैं। अच्छा, कील भी ठोक पाते हैं घर्षण वाले। घर्षण नहीं रहता तो कीलवा ऐसा करते हैं, ठोक फिसल जाता, ऐसा कैसे गड़ता उससे है। जूता चप्पल का देखिए, जूता चप्पलों में खांचा या कील लगाकर घर्षण बल बढ़ाया जाता है ताकि हम लोग बिना फिसले ज़मीन पर चल या दौड़ सके। जूता हम देखते होंगे सोल में मोटका ऐसा बूट जूता में और ज़्यादा रहता है, एकदम चुभने जैसा है। तो ऐसे रहता है, क्योंकि घर्षण कम हो जाए, माने फिसले नहीं, आराम से चल सके। अब एकदम चिकन हो जाता है तो फिर फिसलने लगते हैं। ठीक है, हाँ माचिस का तिल्ली देखिए घर्षण कारण ही जलता है। ठीक, ये टायर देखिए, टायर का तिल्ली ये इस तरह से रहता है ताकि घर्षण कम हो, है ना, और आराम से चल सके। नहीं तो घर्षण बढ़ जाएगा, घर्षण बढ़ जाए ताकि आराम से चले। घर्षण कम होगा तो नुकसान, तो गिर जाएगा। चलिए आगे देखिए, घर्षण को अधिक किया जाता है टायर सबको उबड़ खाबड़ करके, ना, जिससे बिना फिसले वाहन सड़कों पर चल सके। सीढ़ियों पर खांचा बनाकर घर्षण को अधिक किया जाता है। सीढ़ियों में खांचा बनाकर उसको घर्षण को अधिक किया जाता है, कम किया जाता है। हाँ, अधिक किया जाता है। कम अधिक में कन्फ्यूज नहीं होइएगा है। जहाँ पर रुकना हो वहाँ घर्षण अधिक किया जाएगा, जहाँ चलना हो वहाँ घर्षण कम। ठीक है, हाँ, घर्षण के कारण ही हम ब्लैक बोर्ड पर लिख पाते हैं। कि लिख रहा है मास्टर वो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये फोटो देखिए, ये हाथ को रगड़ रहा है, ऐसा रगड़िए गर्म हो जाएगा, है ना। हाँ, ठंड के दिन में आपने दोनों हाथ को रगड़ने पर घर्षण होता है, इससे गर्मी का अनुभव होता है। घर्षण कम कर, अब देखिए घर्षण बढ़ाने का तो तरीका समझिए। सरफेस को उबड़ खाबड़ कर दीजिए, जैसे टायर को उबड़ खाबड़ कर दिया जाता है तो घर्षण बढ़ जाता है। जूता चप्पल का सोल को उबड़ खाबड़ कर दिया जाता है तो उसमें भी घर्षण बढ़ जाता है और आराम से चल सकते हैं। लेकिन घर्षण को अगर कम करना है, माने एकदम चलाना है, जल्दी जल्दी फिसलाना है, तो ये सब तो टायर सब में, चप्पल सब में जो लगा गोटी सब, तो उस नहीं फिसले कह के लगा। लेकिन कहीं कहीं जरूरी होता है फिसलाना कि जल्दी जल्दी फिसले, एकदम दरदरा के। जैसे कैरम बोर्ड में गोटियाँ नहीं जल्दी जल्दी फिसलेगा तो कैसे काम होगा, कैसे खेल होगा, हैं। तो कैरम बोर्ड पर आप महीन पाउडर क्यों छिड़कते? तो पाउडर वहाँ पर छिड़क कर इसका घर्षण को बढ़ा दिया जाता है ना, बढ़ा बोल देते, कम कर दिया जाता है घर्षण को, इसको कम कर दिया जाता है ताकि गोटी जो है जल्दी जल्दी फिसले। ठीक, पाउडर इसलिए छिड़कते हैं। स्नेहक का उपयोग, अब देखिए घर्षण बढ़ाने में, कम करने में क्या क्या उपयोग होता है। स्नेहक का उपयोग होता है, जैसे तेल का। आप जानते होंगे कि दरवाजे खिड़कियों में कब्जों में तेल के कुछ बूंदे डालते हैं तो आसानी से घूमने लगता है। तो जहाँ जहाँ ज्वाइंट है लोहा का, कोई वस्तु में, मशीन में इधर उधर करना है जिसको, वहाँ पे तेल ग्रीस लगाते रहते हैं। क्या है कि जल्दी जल्दी फिसले, जल्दी जल्दी इधर उधर हो सके। ठीक है, यानी घर्षण कम हो जाए। मोटर मैकेनिक मिस्त्री मशीनों में ग्रीस या तेल डालकर मशीन में होने वाले घर्षण को कम करता है, घर्षण को कम करता है ताकि जल्दी जल्दी इधर उधर हो सके। जैसे हैंडल हो गया, घुमाना जल्दी जल्दी है, ब्रेक हो गया, जल्दी जल्दी लेना, तो वहाँ तेल उल डालते रहते हैं, मोबिल या ग्रीस सब है। आप किसी पृष्ठ पर स्नेहक या तेल का उपयोग कर घर्षण को कम कर सकते हैं, परंतु घर्षण को पूर्णतः समाप्त नहीं किया जा सकता। तो घर्षण को कम कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि एकदम समाप्त कर देंगे, नहीं होगा ऐसा, है ना। क्योंकि किसी भी पृष्ठ पर चिकना नहीं किया जा सकता है, किसी भी पृष्ठ को चिकना नहीं किया जा सकता है, इसलिए घर्षण को बहुत खत्म नहीं कर सकते, कम कर सकते हैं। रोलर बॉल का उपयोग, पहिए घर्षण कम कर देते हैं। आप सभी ने पहिया गाड़ी अवश्य देखा होगा, जिसके ऊपर एक बच्चा बैठता है तथा उसको खींचकर खेलता है। आप अटैची तथा दूसरे अन्य भारी सामान, जनरेटर, मिक्सचर मशीन, रेलगाड़ी, सामान गाड़ी इत्यादि आसानी से खींच सकते हैं।
एक स्थान दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। तो रोलर या रोलर बॉल लगा के यानी चक्का लगा करके आप घर्षण को कम कर सकते हैं। जैसे बैग सब बड़का बड़ा जिसमें भी चक्का लगा रहता है नीचे, ताकि इधर उधर आसानी से घिसिया सके, इधर उधर ले जा सके, यानी घर्षण कम हो जाएगा। अभी चकवा निकाल देंगे तो बहुत ताकत लगा, ये एकदम जोर से दांत खींच के खींच रहा होगा, है ना, कहे कि घर्षण बढ़ जाएगा। ठीक है, तो वो चक्का लगा के घर्षण कम कर सकते हैं। जैसे ये देखिए घर्षण कम है, क्रियाकलाप फेंक दिया। बांस के कुछ एक समान गोल चिकनी कमाची लीजिए, इनमें पर एक दूसरे के समांतर रखिए, इनके ऊपर एक मोटी किताब रखिए, अब पुस्तक को ढकेलिए। आप पाएंगे कि पुस्तक को गतिशील कमाची भी लुढ़कती है। कमाची की इस प्रकार की गति को लोटन गति कहते हैं। हाँ, लोटन गति कैसे को कहते हैं? जैसे ये मान चलिए कोनो है गोल गोल, है ना, गोल बांस का, अरे और रख देंगे, है ना, जैसे यहाँ एक रख दिए गोल, एक यहाँ रख दिए बांस को, ठीक है, और इसका ऊपर में किताब। अब इसको ढकेलिएगा ये किताब को, तो ये बांस को लुढ़केगा, बांस वाला लुढ़केगा ना दोनों। तो ये जो लुढ़कता है, ये लुढ़कने वाला गति को कौन सा गति कहते हैं बाबू? इस गति को कहते हैं, क्या कहते हैं बउआ? लोटन गति कहते हैं, लोटना गति, लोटना गति है, लोटना माने गोल गोल, है ना, गोल 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 घूमना। हाँ, क्या आप अनुभव करते हैं कि पुस्तक को सरकाने की तुलना में इस प्रकार गतिशील करने में घर्षण कम हो जाए? अब ऐसा में देखिए, एक जमीन पर पुस्तक रख के घसकिएगा, उसमें ज़्यादा ताकत लगेगा, लेकिन ऐसा बांस वाला पतला पतला गोल गोल एकदम है घसकने जैसा, उसमें लगाइएगा तो थोड़ा सा बल लगाइएगा तो दर से पिछड़ जाएगा, है ना, माने घर्षण कम हो गया। उसी तरह चक्का काम करता है ना, चक्का लगा देंगे तो जल्दी घर्षण ये होता है ना। देखिए लोटनी घर्षण, यहाँ पे किताब को नीचे बांस देखिए लगा हुआ है यहाँ, तो आराम से घस का सकते हैं ऐसा को कम बल में। चलिए और कितना लंबा है, चलिए और थोड़ा सा पूरा कंप्लीट कर देते हैं। हाँ, आप एक वस्तु जबकि एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है तो उसकी गति के प्रतिरोध को लोटनिक घर्षण कहते हैं। जब लुढ़कती है कोई वस्तु एक सरफेस से दूसरे सरफेस में, तो उसमें जो प्रतिरोध कर रहा है, उसको जो रोक रहा है, उस बल को लोटनिक घर्षण कहते हैं। ठीक, लोटन घर्षण को कम कर देता है। किसी वस्तु की दूसरी वस्तु पर सरकने की तुलना में लोटन करना सदैव आसान होता है, इसलिए रोलर युक्त वाहन से सामान खींचना, बड़ा सामान खींचना सुविधाजनक होता है। यही कारण है कि पहिए के आविष्कार को मानव जाति का महानतम खोजों में से एक माना जाता है। इसीलिए पहिए का आविष्कार को महान खोजों में से एक माना जाता है। क्यों? क्योंकि कोई वस्तु लुढ़क रहा है ना बाबू, तो उसमें बड़ा सा बड़ा वजन चीज़ को आप आसानी से इधर उधर कर सकते हैं। लोटन गति द्वारा, लोटन गति, है ना, माने लुढ़कने वाला गति, लुढ़कता बड़ा आसानी से। देखिए चक्का उक्का नहीं रहता तो सोचिए तो बड़ा सामान को ले जाने में कितना दिक्कत होता है। अब चक्का लगा देते हैं, गड़गड़ा कर गुड़क जाता है। लोटनी के घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है। ये जो घर्षण होता है लोटनी वाला कम होता है सर्पी घर्षण से भी, है ना, माने चक्का लगा के जो लुढ़कता है गोल गोल, उसका घर्षण कम होता है, इसलिए आसानी से उसमें लुढ़का सकते हैं टायर लगा, तो उसमें बॉल बेयरिंग लगल रहता है। ठीक है, इसलिए अधिकांश मशीनों में घर्षण को बॉल बेयरिंग के उपयोग द्वारा लोटन के प्रति स्थापित किया जाता है। लोटन में प्रति स्थापित, लोटन गति बताया, ये बॉल बेयरिंग द्वारा। ये बोलवा घूमता है तो ऊपरे वाला भी घूमता है। देखिए बॉल लगल है अंदर में छोटे से छोटे, ये वाले, तो बॉल क्यों लगल है? ताकि ये आसानी से गोल गोल घूम सके, कम घर्षण में, कम बल में, है ना, कम बल में ही आसानी से घूम सके, इसलिए बॉल बेयरिंग लगा देते। बॉल आप छत के पंखों, टेबल पंखे तथा साइकिल के घुरी हुई नाभि के बीच बेयरिंग का उपयोग इसके सामान्य उदाहरण है ना। तो बेयरिंग सब पंखा सब में ये इसका उपयोग होता है। ठीक है, चलिए झारखंड देखते हैं थोड़ा सा भी है। देखिए इस बुक का बहुत खासियत हमको अच्छा लगता है, यही झारखंड में जो JCERT बुक है, हर सब्जेक्ट में आपको जो भी नॉलेज है, पूरा नॉलेज देने के बाद आपको झारखंड में ले आता है और झारखंड में समझाता है कि ये चीज़ क्या है, झारखंड में कहाँ मिलता है या कैसा है इसका स्थिति, ये सब। तो इसलिए बड़ा इम्पोर्टेंट है झारखंड वासियों के लिए बुक।
इसलिए पढ़िए बढ़िया से ना। झारखंड में कई ऐसे पहाड़ी स्थान हैं जहां सड़कें पहाड़ों के ऊपर घुमावदार रास्ते से जाते हुए दूसरी तरफ नीचे जाती है, ऐसे घुमावदार घाटी जिसको बोलते हैं, ठीक है। इस रास्ते में जब गाड़ियाँ नीचे की ओर जाती है तो घर्षण बल कम हो जाता है, नीचे जाएगा तो घर्षण कम होगा, लुढ़ के बिना चाबिए का है। जैसे पतरातू घाटी है, नीचे लमने समय ऑफ कर देते हैं चाबी, यार 5-6 किलोमीटर चल जाते हैं, हाँ, लेकिन आने समय पता चल जाता है चढ़ेनिया। ऐसी स्थिति में गति को नियंत्रण करने के लिए ढलान मोड़ पर लगातार खांचेदार सड़क बनाई जाती ताकि वाहन नियंत्रण में रहे। खांचेदार सड़क बनाया जाता बाबू ऐसे जगह में, ऐसा ढलान सड़क रहेगा, मैंने कैसे दिख रहा है, थोड़ा ढलान सड़क रहता है, पूरा समतल नहीं रहता है, नहीं तो गिर जाइएगा, थोड़ा ढलान ऐसा रहेगा, तब घुमाइएगा गाड़ी को तो कंट्रोल में रहेगा। अगर पूरा समतल रहता है ऐसा और वहाँ पे घुमा दीजिएगा, उतना पूरा यू टर्न लीजिएगा तो फिसल के गिर जाइएगा, है ना। और गिरिएगा तो सीधे कहाँ जान रहे, घाटी में। इसीलिए सड़क जो है हमेशा घुमावदार, जहाँ पे देखिएगा जहाँ पे घुमावट है वहाँ पे सड़क जो है ऊपर नीचे रहता है ऊपर नीचे, समतल पूरा नहीं रहता है, ठीक है। खांचेदार यानी थोड़ा ऊपर ऐसा दलिया जाए, जैसे मौत कुआं देखे, मौत कुआं में कहा स्पीड से गाड़ी चलता है, कैसे खांचादार है इसलिए स्पीड से वहाँ चल जाता है। वही समतल रहेगा तो उतना स्पीड से इतना सामने घुरा नहीं सकिएगा, नहीं सकिएगा, है ना, ताकि वहाँ नियंत्रण। ऐसे स्थान पतरातू की घाटी, बंदगांव घाटी आदि स्थान में देखा जा सकता है। तो पतरातू घाटी में इसको देखा जा सकता है ना, ये देखिए पतरातू घाटी। आइए घूमने का भी पतरातू घाटी, हम यहीं पास रहते हैं, मेरा घर से 8 किलोमीटर होगा, 8 नहीं होगा, 7-8, हाँ होगा 8 किलो, ठीक है। तो ये पतरातू घाटी हो। आपने कागज की नाव का, कागज का हवाई जहाज बनाया होगा, अच्छा कागज का नाव और हवाई जहाज बनाया हुआ आपने कहा, हाँ बनाते होंगे, हम लोग भी बनाते थे, उड़ाते थे, और नौका भी कागज का। दोनों की बनावट में क्या समानता दिखाई देती है? क्या उसकी बनावट घर्षण कम करने में सहायता, तो दोनों को बनावट में क्या रहता है, घर्षण कम करने की क्षमता होता है। दोनों नौका में भी नीचे देखिएगा थोड़ा पतला रहता है ना, और जहाज में भी वैसे। तो तरल देखते हैं, अच्छा द्रव में ये पानी जहाज जो बनाते हैं, पानी में कैसे घर्षण, और फिर हवा जो हवाई जहाज बनाते हैं, हवा में देखेंगे घर्षण, तरल में घर्षण पहले समझते हैं। आप जानते हैं कि वायु अत्यधिक हल्की है। तरल मतलब क्या होता है बाबू, पानी हवा दोनों है ना, यहाँ पानी बोल दी खाली, तरल मतलब हवा पानी सबको तरले का तरले में आता है, ठीक है। तो तरल में ही द्रव यानी हवा और पानी दोनों का देखेंगे। तरल, आप जानते हैं कि वायु अत्यंत हल्की और विरल होते हैं, बहुत हल्का है हवा, फिर भी इससे होकर गति करने वाले वस्तु का वायु घर्षण बल लगाती है। इसी तरह जल में अन्य वस्तु को चलने पर भी घर्षण बल लगती है। विज्ञान में गैसों तथा द्रव्य को एक ही नाम तरल से जाना जाता है, तरल से जाना जाता है विज्ञान में। गैस और द्रव यानी पानी लिक्विड वाला और हवा गैस, दोनों को तरल कहते हैं, ठीक है। तो दोनों भी घर्षण लगाता है, हवा भी घर्षण लगाता है ना, हवा भी और पानी भी घर्षण लगाता है। किसी तरल पदार्थ पर लगने वाला घर्षण बल उसकी सतहों के सापेक्ष गति पर निर्भर करता है। घर्षण बल वस्तु की आकृति तथा तरल की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। तो पानी में जो घर्षण है ना, वस्तु का आकृति कैसा है, उसका सतह कैसा है, जो टकरा रहा है वो कैसा सतह है, उस पर निर्भर करता है। तो नौका ऐसा रहता है, ऐसा टाइप का है ना, जिसका सतह कम टच करता है तो घर्षण कम लगता है और आसानी से चल जाता है नौका। पानी का स्थिति में भी पता चल निर्भर करता है, प्रकृति कैसे है ना पानी की। देखिए हवाई जहाज देखिए उड़ रहा है, चील उड़ रहा है, गिल दिख रहा है, पूरा आसमान को चीरते हुए हैं। ये नौका पानी में देखिए, पानी जहाज चल रहा है, मछली तैर रही है हैं। हाँ, क्या हवा में उड़ने वाले पक्षी तथा जल में तैरने वाले जंतु को देखकर आज के वर्तमान हवा में चलने वाले हवाई जहाज, नौका एवं पानी जहाज बनाए गए हैं? तो बिल्कुल वही देख के बनाया गया बाबू है। देखिए मछली और हवाई जहाज एक जैसा संरचना दिखेगा, देख रहे हैं
एक जैसा दिखता है। मछली को देखकर ही हवाई जहाज बनाया गया है कि मछली ऐसा रहता है, पानी में नहीं डूबता है, यानी ऐसा कुछ संरचना बनाएंगे तो नहीं डूबेगा, उसी तरह उसी को देख के बनाया गया है। उसी तरह चील को देख करके हवाई जहाज बनाया गया है, या उड़ने वाले पक्षी को देख के, देख रहे चील का जिस तरह 2 गो डेना है, पीछे ये पूंछड़ी है, वैसे जहाज में 2 गो डेना, पीछे ये पूंछड़ी है। आगे देखिए पूरा सेम टू सेम लग रहा है ना चील जैसा, तो इसी को देख के बनाया गया है ना। इसी को देख के दिमाग लगा है कि ऐसा कोई वस्तु रहेगा तो शायद नहीं गिरेगा, तो उसी से हवाई जहाज बनाएंगे। ठीक है, तो इतना ही था चैप्टर है, देख लीजिए, समझ में आ ही गया होगा। इसको डाउनलोड कर लीजिएगा बाबू है। इसका क्वेश्चन आंसर का वीडियो हम नहीं बना रहे हैं, इसे कमेंट करिएगा, अगर बनाना होगा कहिएगा तो बना भी देंगे। इससे पहले वाला चैप्टर 9 चैप्टर का भी क्वेश्चन आंसर नहीं बनाए, क्या है कि ये क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा आपको। आप बुक डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे क्वेश्चन आंसर भी आराम मिल जाएगा, है ना। प्ले स्टोर में बता दिए तभी, JCERT साइंस लिखिएगा मिल जाएगा। 2 पार्ट में है, पार्ट 1 में 10 चैप्टर तक है, ये 12 चैप्टर है, तो पार्ट 2 में होगा। ठीक है, डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से आप क्वेश्चन आंसर आराम से बना सकते हैं। बाकी चैप्टर तो समझाइए दिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर लेकर के। थैंक्स।